हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और जो सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके बारे में। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है ये आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, और अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाना है। कहने का मतलब है कि अगर हमारी लाइफ में अगर आप हम सभी स्टूडेंट अगर हमारे लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए अगर, तो हमको क्या करना है कि उससे आसानी से उससे हमको बाहर निकलना है। हमें उससे जो है इतना नहीं कि हमें उब जाना है, हमें परेशान हो जाना है, हमें पढ़ाई छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आए समस्याएं ऐसी कंडीशन में, तो समझ जाना है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ, हम आगे की तरफ, हम अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर होंगे। तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ से क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के साथ साथ इसकी हम व्याख्या भी देखेंगे। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये पूछा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे जैव विविधता पाई जाती है, जैसे कि अगर हमारा ये इंडिया है, हमारा भारत है, तो यहाँ पे हमारा है केरल। केरल जो है, केरल में क्या होता है कि यहीं पर शांत घाटी पाई जाती है। तो ये केरल में जो है शांत घाटी पाई जाती है, जहाँ पे ये जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे साउथ बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर समझिए यहाँ पे अगर ये हमारा बीच का ये भूमध्य रेखा है, तो ऊपर ये वाला जो हमारी लाइन होती है ये होता है कर्क रेखा, और जो ये नीचे की ये लाइन होती है ये होता है मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री है उत्तर में, और 23.5 डिग्री ये होता है दक्षिण में, और ये 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। तो ये हमारा भूमध्य सागर है और हमारा भारत फ्रेंड्स यहाँ पर है। तो यहाँ जो है, यहाँ कन्याकुमारी है यहाँ पे। तो ये हमारा जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर के जो 0 डिग्री ये ऊपर ऊपर मतलब कि ये हमारा उत्तर में, तो भूमध्य सागर के उत्तर में क्या है? भारत है, और भारत के दक्षिण में ये जो है यहाँ पे है, ये भारत का जो साउथ बिंदु है यहाँ पे दक्षिण में, यहीं पे हमारा कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे साउथ बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो यहाँ पे है भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर वाला ये नॉर्थ है एरिया है, तो ये ऊपर उत्तर में यहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगुलाहास धारा, लेब्राडोर की धारा, फ्लोरिडा की धारा, कनारी का धारा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हम आप सबको दे रहे हैं कि आप सब ये क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा इसमें से नहीं है, और अगर वो नहीं है तो वो गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस जिले में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में, असम में? तो यह दर्रा जो है हमारा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कि ये सिक्किम में है नाथुला दर्रा। और ये क्या करता है कि भारत और चीन को क्या करता है? जोड़ता है। लेकिन ये जब वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय ये जो भारत और चीन का रास्ता था वहाँ पे वो बंद कर दिया गया था। फिर फ़िलहाल जो है 2004 से ये रास्ता ओपन हुआ है, तो अभी फ़िलहाल है भारत और चीन के बीच में। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पे ओजोन परत की उपस्थिति रहती है वो क्या कहलाता है? एक्सोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर, क्या कहलाता है यहाँ पे? तो इसके बारे में हम मैप के साथ जानेंगे। यहाँ है हमारा वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की परतें हैं, इसमें है ये क्षोभ मंडल जो कि 0 से लेके 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये क्षोभ मंडल में क्या होता है कि
जितनी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा, ओला, आंधी, तूफान, ये जितनी सारी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। और इसी के ऊपर एक लेयर है, ये जो है ये ओजोन रेखा है। जो क्षोभ मंडल के ऊपर है ये ओजोन रेखा है, और ओजोन रेखा ये कहाँ है? समताप मंडल में। तो और समताप मंडल के बाद से आता है ये मध्य मंडल आता है, उसके बाद ताप मंडल आता है, उसके बाद से बहिर्मंडल आता है या बाह्य मंडल जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्षोभ मंडल में क्या होता है कि हमारी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। उसके बाद से जो है समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो प्लेन होती हैं, जो एरोप्लेन, जो जहाज़ें होती हैं वो चलती हैं। और जो है मध्य मंडल में क्या होता है कि जो उल्का पिंडें होती हैं, जैसे कि हम रात के समय वो देखते हैं जो आग की तरह नीचे ज़मीन की तरफ गिरना, तो वो जो मंगल और बृहस्पति ग्रह जो ग्रह हैं उसके बीच में जो कुछ क्षुद्र ग्रह होती हैं उसमें कुछ घर्षण होता है। उसके उपरांत जो है वो ज़मीन पर वो नीचे की तरफ आता है, जिससे कि हमको दिखता है कि वो कुछ आग की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, जिसे उल्का पिंड हम कहते हैं। तो ये गांव में इसको कई तरह से लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि समताप मंडल। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल की बाहरी जो परत होती है समताप मंडल में, यही हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, यही ये वाला फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे है स्ट्रेटोस्फियर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये चीज़ें हैं समताप मंडल में। तो ओजोन लेयर हमारी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? हमको बचाती है। जो ओजोन लेयर है वो हमको क्या होती है कि जो हानिकारक सूर्य की किरणें जो ज़मीन पर आती हैं, पृथ्वी पर आती है, उससे क्या करती है कि वो यूवी जो किरणें होती हैं वो ऑब्जर्व करके हमारे कर लेती है, हमारे पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगर वो यूवी किरणें अगर आएँ पृथ्वी पर और हमारे शरीर में लगे तो फ्रेंड्स हमको जो चर्म रोग होता है वो ज़्यादा होगा और स्किन कैंसर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसको किस में मापा जाता है फ्रेंड्स? ये डॉप्सन में मापा जाता है। और ये राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में मनाया गया है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त के करीब जीव, नदियों के में प्रदूषण, या घटता भूगर्भ का जल स्तर, या वायु प्रदूषण। तो इसमें जो रेड डाटा बुक है जो कि इसको IUCN संस्था जारी करता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये विलुप्त जाति जो है, विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित है ये रेड डाटा बुक। बातें यहाँ पे है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, या केरल का। तो यहाँ पे है कथकली जो है ये केरल का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, केरल। लेकिन अगर पूछे कि कथक जो है कहाँ का है, तो वो उत्तर प्रदेश का होगा। कथकली है तो केरल का होगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 940 पे 1000, या 916 पे 1000, 920 पे इतना, या 942 पे 1000। तो ये जो है इतना है। तो हमारा जो है भारत में 1000 पे जो है 940 इतनी हमारी लिंगानुपात है भारत में। लेकिन सर भारत की बात अगर करें तो भारत में सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात करें तो केरल में होगा, और सबसे कम लिंगानुपात की बात अगर करें तो हरियाणा में होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये भारत में है। अगर हम उत्तर प्रदेश की अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल भी पढ़ना होता है और हमारे सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये 912 लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो हमारा जौनपुर है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला अगर पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध नगर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्रम परिस्थितिकी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है। तो ये 10% ऊर्जा का जो है ये लिंडमान ने इसका जो डिफिनेशन दिया था। तो इसमें सबसे पहला है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे है जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है उत्पादक। उत्पादक में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? पेड़ पौधे आ जाते हैं,
उपभोक्ता में आ जाता है, फिर अपघटक होता है। तो उपभोक्ता में हो जाते हैं जो उत्पादक को खाते हैं, तो उत्पादक को जो खाते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, और जो इन दोनों को नष्ट कर देता है वो अपघटक होता है, उत्पादक को और उपभोक्ता को। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या खाती है, गाय भैंस बकरी, ये उपभोक्ता जो है उपभोक्ता होते हैं, और अपघटक में आ जाते हैं जैसे कि बाघ आ गया, फिर शेर आ गया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अपघटक होती हैं, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को खाते हैं और नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण में दो घटक होती हैं, पर्यावरण में दो घटक होती हैं। पहला घटक ये होता है कि जैविक घटक, और दूसरा घटक होता है अजैविक घटक। तो जिसमें पाई जाती हैं वह जैविक घटक होता है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर और कवक इत्यादि। जैसे कि जिसमें जीव पाई जाती है, जैविक मतलब जिसमें जीव पाई जाती है, और अजैविक जिसमें अ लग जाता है उसमें निगेटिव का ऑप्शन हो जाता है। तो जैसे समझिएगा कि अगर अजैविक दिया हो तो जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, जिसमें जीव नहीं होता है वो अजैविक होता है, और जैविक मतलब जिसमें जीव पाया जाता है। तो जो लिविंग थिंग्स है, तो पेड़ हो गया, पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कवक हो गया, ये हमारा जैविक घटक है। और जिसमें जीव नहीं पाई जाती है वो अजैविक घटक होता है, जैसे कि मृदा हो गया, पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, फास्फोरस इत्यादि, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो ये अजैविक घटक पूछा है यहाँ पे, तो प्रोटीन क्या हो गया, और मृदा और फास्फोरस, तो ये जो है सारे अजैविक घटक हैं, जिसमें कि जीव नहीं है, प्रोटीन भी, मृदा भी और फास्फोरस भी। लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा कि जो कवक है वो जैविक घटक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, जेट्रोफा, कर्कास और पोंगोमिया पौधे के बीजों का उपयोग किसके उत्पादक के लिए होता है, बायोगैस के लिए, बायोडीजल के लिए, कच्चा तेल, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि बायोडीजल के लिए क्या होगा कि जेट्रोफा। यहाँ पे तो सीटेट में जेट्रोफा पूछा था, और ये यूपी टेट का भी स्पेशल क्वेश्चन है, तो जेट्रोफा पूछा था। लेकिन यह कर्कास और पोंगोमिया, यहाँ पर भी ये भी अगर दोनों पौधे आ जाएँ तो ये भी बायोडीजल के लिए ही, उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंपाउंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्लीट नेचुरल गैस या नेचुरल गैस। तो यहाँ पे होगा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, सीएनजी का फुल फॉर्म होगा। अब आते हैं यहाँ पे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 26 नवंबर को, 4 फरवरी को, 26 जुलाई को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मनाया जाता है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यहाँ पे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो यही पूछ रहा है, हम पर्यावरण दिवस नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछ रहे हैं। तो ये 26 नवंबर को होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने नोट डाउन किया हुआ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, और जो 26 जुलाई था ऑप्शन में, 26 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हम अच्छा लगे हमारे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करें। हम ऐसे ही सुपर टेट और यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे कि हम पीवाई क्वेश्चंस और MCQ हम लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।